चैप्टर हमारा द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग एवं गति से संबंधित है। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी बिहार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे बिहार एसआई, बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय या फिर इंटर स्तरीय एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन दोबारा पूछे जाने के बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को आज देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। क्या है? सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो एक चीज़ आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। क्या होता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यही कारण है कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूर्य हमेशा कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है। सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में। तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य हमेशा कहाँ निकलता है? पूर्व दिशा में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, ये कह रहा है एक सरल लोलक है। सरल लोलक, पहले एक लोलक हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पेंडुलम टाइप का होता है और यहाँ पे एक लॉब लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग वेलोसिटी दे देंगे तो ये क्या होगा? ये पाथ कवर करेगा, यहाँ आ जाएगा और फिर ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये ट्रू एंड मतलब यहाँ जाती है और फिर वापस आ जाती है। ठीक है, यही आपको क्या है? सरल लोलक है। का दोलन काल जो है मतलब टाइम पीरियड, दोलन काल कितना? 3 सेकेंड है। मतलब t इजकल टू 3 सेकेंड। t इजकल 3 सेकेंड क्या मतलब हुआ कि जब लोलक जो है ये जाएगी ऊपर, अब फिर यहाँ आएगी, फिर नीचे, अब फिर यहीं पहुँच जाएगी, तो ये पूरा एक चक्कर इसका हो जाता है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। यदि इसकी लंबाई, अगला है कि यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाती है, तो पहले सोचिए कि L1 इजकल टू L रहा होगा और बाद में कह रहा है कि L2 जो है मतलब इसकी लंबाई जो है, ये जो L है, ये वाला जो L है आपका, ये वाला, इसकी लंबाई जो है इसको क्या कर रहा है? 9 गुना कर दे रहा है। जैसे पहले L था, बाद में 9L कर दिया। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटा जी। क्या होता है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटा जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बटा जी। अब इसमें देखिए क्या सब है। ये तो टाइम पीरियड, आपको T क्या हो गया? ये टाइम पीरियड हो गया। और ये 2 पाई क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका की वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये भी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? एक तो टाइम पीरियड वेरिएबल है और ये लेंथ जो है, इफेक्टिव लेंथ जो है, ये आपका वेरिएबल है। तो अगर इसको हम लोग अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग टाइम पीरियड अगर हम निकालने का प्रयास करें तो इसमें देखिए क्या होगा? T1 बट्टा T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये L1 बट्टा L2। क्यों? क्योंकि ये T जो है ये क्या है? समानुपाती है अंडर रूट L के। तो T किसके समानुपाती है? T1 किसके समानुपाती है? अंडर रूट L1 के। T2 किसके समानुपाती है? अंडर रूट L2 के। तो याद रखना। अब देखिए इसी जगह पे हम लोग क्या करना है कि अब यहाँ पे आपका है L1 के जगह पे L ही लिख देते हैं और L2 के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? 9L लिख देते हैं और ये क्या करते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं। तो ये L से L क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ये यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? ये 9 अगर हम लोग अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो 3 हो जाएगा, 1/3 ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि शुरू में T1 आपका क्या था? 3 था और T2 ही क्या कहा गया आपको? निकालने के लिए। अब देखिए ये T जो है इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। T2 इजकल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है आपको
कि टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g, टी बराबर 2π√L/g, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। कह रहा है कि एक मैकेनिक, क्वेश्चन कह रहा है एक मैकेनिक 150 न्यूटन बल के द्वारा एक नट या पेच को खोल सकता है, जबकि ये 40 सेंटीमीटर लंबे लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। सोचिए, सिंपल सा बात है कि सोचिए कि यहाँ पे एक आपको नट दिया हुआ है, क्या है, एक नट दिया हुआ है, इसी को क्या करना है, खोलना है। ठीक है, इसी को क्या खोलना है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं कि लीवर लगाते हैं। तो अब याद देखते होंगे कि इस तरह से बाइक उक में भी इस तरह का रहता है, इसमें फंसा दिया जाता है और इस तरह से रहता है, और यहीं पे हाथ लगा के हम लोग क्या करते हैं, हाथ लगा के इसको हम लोग घुमाते हैं तो ये खुल जाता है। तो इसमें कह रहा है कि शुरुआत में कितना फोर्स लगा, इधर क्या होगा कि इधर ही हम लोग नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये पेज क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, इस तरह से घूमेगा। तो यहाँ फोर्स जो लगाया जा रहा है ये कह रहा है कि 150 न्यूटन है। कितना है, 150 न्यूटन है। और कह रहा है इसका लंबाई जो है वो लीवर के हत्थे का लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ पे इस पॉइंट से इसका दूरी क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन इतना बता रहा है। अब कह रहा है कि इस नट को 50 न्यूटन के बल से, अब देखिए सेम यही नट है, क्या है, सेम यही नट। अब इस नट को के लिए क्या किया गया, अलग अलग तरह का लीवर लाया गया, अलग तरह का लीवर, नट तो वही है, लीवर अलग लाया गया। तो उसमें कह रहा है कि 50 न्यूटन का बल लगाएंगे तो कितना लंबा लीवर का जरूरत पड़ेगा। तो हो देखिए, हम लोग एक चीज याद रखिएगा, टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अगर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो आर का वैल्यू कम रहेगा, अगर आर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा। देखिए यहाँ कितना है, 150 न्यूटन, और इसके कंपैरिजन में यहाँ क्या है, 50 न्यूटन। इसका मतलब है कि फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, घट गया, तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अभी ये 40 सेंटीमीटर है, ये बढ़ के इस 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, यही कितना ज़्यादा होगा इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा लीवर बना देते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा लीवर बना देते हैं, और यहाँ पे फोर्स हम लोग क्या करते हैं, एफ लगा देते हैं, और जो क्या है इस बार 50। ठीक है, ये 50। तो अब इसी में हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्क का वैल्यू हमेशा क्या होगा, दोनों केस में समान होगा, क्योंकि एक वही पेज को क्या करना है, खोलना है। तो अब देखिए टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2, मतलब यहाँ पे हम लोग टॉर्क 1 लिखे और यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा 2 लिखे। तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही पेज है, R1F1 इज इक्वल टू R2F2। ठीक है, तो R1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 40 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर, इंटू फोर्स के लिखेंगे 150 न्यूटन। R2 हमको नहीं पता है, ये लेंथ क्या है R2, ये मुझे नहीं पता है, तो R2 यहाँ ही छोड़ देंगे, और फोर्स यहाँ है 50 न्यूटन। तो ये 50 से ये 50 आपका क्या कट गया, 50 दिया 150, और ये क्या हो जाएगा, R2 आपका क्या हो जाएगा, R2 4 दिया 12, 120 सेंटीमीटर। 120, यहाँ पे सारा क्या दिया हुआ है आपका, मीटर में आंसर दिया हुआ, किस में दिया हुआ है, मीटर में आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर में बदलने के लिए हमको 120 में 100 से भागा देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1.2 मीटर। ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी। सिंपल सा बात है, हम लोग अभी देखे हैं, फार्मूला क्या है, टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g। और एक स्पष्ट बात है, तो यहाँ ये तो टाइम पीरियड हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इफेक्टिव लेंथ। ये जी का वैल्यू जो होता है, जी का वैल्यू जो होता है मतलब मून पे, जी का वैल्यू जो मून पे होता है
जी का वैल्यू जो मून पे होता है वो जी के अर्थ के वैल्यू के 1/6 टाइम होता है। कितना होता है? g/6 होता है। तो अब सोचिए कि ये gm जो है ये छोटा है या बड़ा है? 6 से भागा देंगे जी के वैल्यू में, तब जाके ये आएगा 6 से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, 6 से भागा देने के बाद और ये है t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? √g के। ठीक है, अगर इसका वैल्यू कम हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये अगर कम हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और टाइम पीरियड बढ़ जाने का मतलब आप क्या समझे? जैसे एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी में अगर सेकेंड का सुई है तो एक चक्कर लगाने में उसको क्या लगता है? 60 सेकेंड समय लगता है। तो ये इसका टाइम पीरियड है। आ- आप ये बोल रहे हैं कि 60 सेकेंड लगता है उसको एक चक्कर लगाने में। ठीक है, 60 सेकेंड लगता है एक चक्कर लगाने में मिनट के सुई को। ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा? अब मान लीजिए कि 65 हो जाएगा, 65 सेकेंड लगेगा उसको एक चक्कर लगाने में, तो घड़ी आपका क्या हो जाएगा? सुस्त पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त। मतलब सुस्त करने का मतलब कि घड़ी लेट से 1 मिनट पूरा करेगी। ठीक है, पहले 60 सेकेंड में पूरा करती थी, अब 65 सेकेंड या फिर जो भी बड़े 70 सेकेंड 75 सेकेंड, उसमें वो एक चक्कर पूरा करेगी। तो आपको क्या लगेगा? अरे यार अभी तक 1 मिनट भी नहीं हो पाया है। पूरा सुस्ती टाइप का लगेगा, क्योंकि पहले 60 सेकेंड में हो रहा था, अब वो 65 70 75 किसी से उस 60 से हमेशा ज़्यादा होगा। तो उस स्थिति में आप आप एकदम परेशान हो जाइएगा कि अरे अभी तक टाइम ही नहीं पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कि घड़ी क्या हो गया? सुस्त पड़ गया। घड़ी क्या हो गया? सुस्त पड़ गया। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पिंड की कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है। क्या कर रहा है? एक पिंड कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग v2 से यात्रा करता है। अब सोचिए, और कह रहा है औसत वेग निकाल। सबसे पहले औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत वेग का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, अब आधा भाग बोल रहा है, ठीक है, आधा भाग v1 से, आधा भाग v2 से। तो हम लोग अगर अगर भाग x ले लेंगे, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? x/2 करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा अगर ये करते हैं, अगर हम लोग 2x ले लेते हैं, तो एक भाग इसका क्या हो जाएगा? आधा भाग x हो जाएगा और आधा भाग x हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये वाला हम लोग ले लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, और टोटल टाइम, टाइम क्या है कि जब ये ए से बी पर जा रहा है, कोई वस्तु ए और यहाँ बी है, तो शुरू में ये x डिस्टेंस जो है ये t1 टाइम में पूरा करेगा, फिर x2 डिस्टेंस जो है वो t2 टाइम में पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2। और t1 के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? t1 बराबर क्या हो जाएगा? t1 बराबर हो जाता है x/v1, और t2 बराबर क्या हो जाएगा? उसी तरह से t2 बराबर हो जाएगा x/v2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x, यहाँ हो जाएगा x, ठीक है, बटा v1 प्लस x/v2। x से ये x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये डी नंबर आंसर जा रहा है, ये डी नंबर आंसर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु का वेग संबंधित है। क्या कह रहा है? वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग किससे संबंधित होता है? दाब की प्रवणता से। वायु का वेग किससे संबंधित होता है? दाब की प्रवणता से। एक चीज आप सुने होंगे, निम्न दाब का केंद्र क्या होता है? चक्रवात होता है। निम्न दाब का केंद्र चक्रवात। अगर मान लीजिए बीच में क्या हो गया, दाब आपका कम हो गया, तो हवा क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ आती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग?
चक्रवात कहते हैं। तो वायु का वेग किससे संबंधित होता है? दाब की प्रवणता से होता है। ठीक है। न्यूटन की गति के कितने नियम है? तो न्यूटन की गति के क्या है? 3 नियम है। कितने नियम है न्यूटन की गति के? 3 नियम है। आगे हम लोग देखते जाएंगे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है? गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार का एक पहिया जो सड़क पे चल रहा है, कह रहा है एक कार का एक पहिया जो है वो क्या हो रहा है? सड़क पे चल रहा है। तो क्या होगा? देखिए, कार जब कोई कार है, ठीक है, कार है, कार जो है वो सड़क पे चल रहा है, तो इसका पहिया क्या होगा? आगे की तरफ भी जाता है और ये इस तरह से घूमता हुआ भी रहता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे रोल भी कर रहा है और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। इसमें कर रहा है कि घर्षण, घर्षण के विषय में बता रहा है कि इसमें कौन सा घर्षण ज़्यादा होगा, कौन सा घर्षण कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो कोई घर्षण होता है वो होता है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है और रोलिंग घर्षण क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा। तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा और रोलिंग घर्षण सबसे कम। तो यहाँ देखिए, स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा, रोलिंग घर्षण सबसे कम, अब बीच में क्या है? काइनेटिक घर्षण। ये आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है, क्या कर रहा है? यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती। कहने का मतलब कोई वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, वो है स्थिर है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इसका क्या है? 0 है, विराम में है वस्तु। या फिर कह रहा है कि एक वस्तु है, वो भी वेलोसिटी से आगे बढ़ते जा रही है। क्या है? भी वेलोसिटी से आगे बढ़ते जा रही है। तो कहने का मतलब क्या? हमेशा एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे क्या? वस्तु विराम में, या तो वस्तु विराम में है या एक समान गति से सीधी रेखा पे गति करते जा रही है। ठीक है, ये तब तक होगा जब तक पे इस पे कोई बाह्य बल ना कार्य करे। सोचिए, बाह्य बल करने, अभी मान लीजिए ये स्थिर है, जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे क्या हो जाएगा? ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। इसमें क्या है? जैसे ये आगे की जा रही है, हम इधर से कोई फोर्स लगा देंगे तो हो सकता है ये क्या हो जाए? रुक जाए। या इधर से फोर्स लगा देंगे तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जड़त्व का नियम से संबंधित है और ये आपको क्या बताता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सा आंसर हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम, बी नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया? न्यूटन के हम लोग वहां देखे थे कि न्यूटन गति के 3 नियम है। तो पहला क्या हो जाएगा? कोई वस्तु अगर विराम में हो, कोई वस्तु क्या हो? अगर विराम में हो, स्थिर हो, या फिर एक निश्चित वेग से क्या कर रहा हो? सीधी रेखा में गति कर रहा, वो तब तक करता रहेगा जब तक उससे बाह्य बल कोई ना लग जाए। ठीक है, समझ गया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े एक बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक का क्या होगा? पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है एक बच्चा और तेज गति से ट्रेन क्या कर रही है? तेज गति से ट्रेन क्या कर जा रही है? गति कर जा रही है। ट्रेन तेज गति से ट्रेन गति कर रही है, तो इस बच्चे का क्या होगा? सोचिए, जब ट्रेन बहुत तेज गति से चलेगी, क्या होगा? ट्रेन बहुत तेज गति से चलेगी तो अपने साथ जो है वहाँ का एयर जो है, हवा जो है, उसको लेके चली जाती है। बहुत तेजी से हवा को वहाँ लेके चली जाती है। तो उस जगह पे क्या हो जाता है कि हवा का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हवा का जैसे ही घनत्व कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो जैसे जहाँ बालक खड़ा है वहाँ का हवा क्या होगा? उसकी तरफ, उस खाली जगह पे भरना शुरू करेगा और बच्चा भी वहीं पे खड़ा है, तो हो सकता है उस हवा को जब खींचा जा रहा है तो बच्चा भी उसके साथ क्या हो सकता है? उसके तरफ खींचा चला जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलती है। बच्चा क्या होगा? ट्रेन की तरफ खींचा चला जाएगा। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जाके गिरता नहीं, वो ट्रेन की तरफ खींचा जाता है।
गाड़ी की ओर गिर सकता है। हाँ, यही हो जाएगा सी नंबर, गाड़ी की ओर गिर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, हवा भी ट्रेन के साथ भाग जाती है, वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, हवा का घनत्व कम हो जाता है, प्रेशर भी कम हो जाता है, और उस प्रेशर कम को भरने के लिए बच्चा जहाँ खड़ा है वहाँ से हवा तेजी से क्या होती है, मूव करती है, तो उसी के साथ बच्चा भी क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, मतलब ट्रेन की तरफ ही क्या कर सकता है, बच्चा गिर सकता है। ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की दूरी किसके अनुपात में होती है? कह रहा स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिरने मतलब कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए सोचिए कि ये छत है, ठीक है, और यहाँ पे एक हम गोला लगा दिए और इसको धीरे से टसका दिए, ऐसे मतलब ऐसे छोड़ दिए, बस यहाँ रखा हुआ छोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और अचानक से हम हाथ कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरना से किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा, स्वतंत्र रूप से करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ कोई भी बल नहीं लगेगा, बल क्या हो जाएगा, जीरो होगा, कोई भी बल इस वस्तु पे नहीं लगेगा। ये तो कैसे गिरेगा ये, तो ये अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होती है, तो क्या हो जाएगा, गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, क्या हो जाएगा, गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर, एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की तरफ, तो ये देखिए, ये अपना क्या होता है, ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किधर जा रही है, एक आदमी पूरब की तरफ, तो पूरब की ओर क्या की, 5 किलोमीटर चली, सॉरी 8 किलोमीटर पूरब की ओर 8 किलोमीटर चली, और फिर कह रही है उत्तर की ओर चलता, फिर उत्तर की ओर, फिर क्या होता, ऊपर नॉर्थ है, तो उत्तर की ओर कितना चली, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि विस्थापन का परिणाम, तो ये होगा विस्थापन का परिणाम आपको, तो ये क्या हो सकता है, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 64 छछा के 36, ये हो जाएगा 100। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति आवर। भिन्न भिन्न दर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से साथ में गिराया जाता है, क्या हो जाता है, साथ में गिराया जाता है। तो हम लोग यहाँ भी देखे थे कि दो पत्थर है और उसको साथ में गिराया जाता है, तो ये कैसे गिरता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है। किसके कारण गिरता है, एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, और जी के त्वरण के हिसाब से गिरता है। तो यहाँ पे मास कितना भी रहे, m1 कुछ भी रहे, ठीक है, कितना भी बड़ा मास है, मास के ऊपर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है, ये सीधे सीधे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या होता है, नीचे के आता है। इसलिए कितना बड़ा भी पत्थर हो, कितना भी छोटा पत्थर हो, ठीक है, बड़ा छोटा, हमको मास से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या है, मास से कोई लेना देना नहीं। ये किसके अनुसार गिरता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के त्वरण के हिसाब से गिरता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है। तो इसमें क्या होगा कि तो हमको मास से कोई मतलब ही नहीं है, एक साथ गिराया जा रहा है ना, भिन्न भिन्न द्रव्यमान से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो एक साथ गिराया जाता है, क्या होगा कि दोनों एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक बस अचानक रुक जाने से बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। सिंपल सा बात है, इसमें क्या है कि आगे की ओर बस चल रहा है, अचानक से क्या हो गया कि बस बस पे आदमी बैठा हुआ है, और उसका पैर जो है वो बस पे रखा हुआ है, और बस क्या है कि गति में है, बस क्या है, गति में है, और अचानक से क्या हो गया कि रुक गया। तो जब बस गति में है तो आदमी भी उसी के हिसाब से क्या है, गति में है, और जैसे ही बस रुका तो ये क्या हो गया, रुक गया, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन तब तक आदमी क्या है, आगे की तरफ चल ही रहा है, मतलब आगे की तरफ वो गति कर ही रहा है, तो क्या होगा, ये रुक गया और ये आगे बढ़ रहा है,
ये 0 हो गया, यहाँ पे आगे बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये जड़त्व के कारण होता है। और जड़त्व किसके सिद्धांत पे है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे, न्यूटन गति के प्रथम नियम पे। ठीक है, यदि यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव, हम लोग जानते क्या है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बट्टा जी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये लंबाई को दुगुना कर दे रहा है। क्या, पहले एल था, अब सिंपल सा देख लीजिए, T1 बट्टा T2 अंडर रूट L1 बट्टा L2। तो यहाँ पे क्या कर दे रहा है, लंबाई को दुगुना, तो पहले L1 था, बाद में क्या कर रहा है 2L1, तो ये तो कट गया अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा आपको T2 जो होगा अंडर रूट टू हो जाएगा, तो ये अंडर 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक समान गति दर्शाने वाले वेग का समय आलेख का ढाल क्या होगा। कह रहा है एक समान गति दर्शाने वाले वेग और समय, कहने का मतलब एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें y एक्सिस पे वेग रखेंगे और x एक्सिस पे समय को रखेंगे। क्या करेंगे, समय को रखेंगे, और इसका जो स्लोप होगा थीटा, यही क्या बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। ये क्या बताता है, थीटा एक्सेलरेशन को, इसका स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन को बताता है। ऐसे भी देख लीजिए कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे v हो जाएगा और ये हो जाएगा t। अब v बटे t ही क्या है, एक्सेलरेशन, a बराबर क्या होता है v बटा t। ठीक है, तो अब कह रहा है एक समान गति से दर्शाने वाले वेग समय का आलेख का ढाल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन तो ढाल है, तो मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन है, मतलब इसका एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता रहता है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ता है। जैसे कि है ना, हम लोग अगर बाइक में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या होता है, गाड़ी तेजी से आगे भागता रहता है। तो यहाँ तो एक्सेलरेशन ही क्या करना है, कह रहा है एक गति जब समान है, मतलब गति परिवर्तन हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, गति परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये वाला ढाल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी है और ये टी है, तो ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, ग्राफ ऐसे चलेगा। यहाँ पे क्या है, हर पॉइंट पे आपको क्या हो जाएगा, कोई भी टाइम हो, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड अगर आप कुछ लेते हैं तो हमेशा क्या हो जाएगा, कितना भी समय बदलता जाए ये 10 मीटर प्रति सेकेंड का, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, आपको शून्य हो जाएगा, तो ये आंसर शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो सिंपल सा बात है, वही लोलक का है जो कि यहाँ से यहाँ तक मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे जो होता है स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी दिखा रहा है, और यहाँ पे स्थित ऊर्जा जो है u बराबर mgh। ठीक है, यहाँ h हाइट क्या है, 0 है इस अर्थ से, और यहाँ पे अर्थ से हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, u यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सरल आवर्त गति स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है जब, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होगी, जब ये अपने हाइयर मैग्नीट्यूड पे होगा, अपने हाइयर क्या हो जाएगा, अपने हाइयर मैग्नीट्यूड पे होना चाहिए। मैग्नीट्यूड नहीं, सॉरी क्या कहा जाता है उसको, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अपने अपने हाइयर एम्पलीट्यूड पे जब वो रहेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, अपने हाइयर एम्पलीट्यूड पे रहेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, ये देखिए ये है ना, ये एच इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, ए कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किसके संरक्षण
के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट, ये देखिए रॉकेट है, ठीक है। यहाँ पे जब इसका ईंधन जलता है तो धुआं क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। धुआं क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। और इसका धुआं में क्या होता है, कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा। तो इसका संवेग हो गया ये। और जब ये हवा को नीचे की ओर दबाव डालती है तो हवा भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग क्या होता है, ये रेखीय संवेग के सिद्धांत पे कार्य करती है। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है। तो मुक्त पतन का वही मतलब हो गया, हम लोग देखे ही थे कि वस्तु यहाँ पे है और इसको गिरा दिया गया। तो कैसे गिरता है, जी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है। और एक्सेलरेशन, इसमें मास का कोई भी मास हो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो असमान त्वरण वाली गति के कारण नहीं, त्वरण क्या होता है, जी रहता है, जी का वैल्यू हमेशा क्या होता है 9.8 फिक्स होता है। तो असमान तो नहीं होगा, गलत हो गया। शून्य वेग वाली गति से, तो शून्य वेग नहीं, यहाँ तो त्वरण तो लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एक समान वेग वाली गति से, ये नहीं, यहाँ तो त्वरण है, ठीक है, एक समान त्वरण वाली गति से, ठीक है। यहाँ क्या है, ये जी है, जी एक समान रहता है हमेशा, कितना होता है 9.8 होता है। सभी सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है, तो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा होता है, गुरुत्वीय बल। अब देखते हैं ना कि अब सेब भी क्या है, सेब सेब है, और ये भी क्या होता है, एक टहनी, टहनी भी इसको क्या करता है, लटका के रहता है, जबकि अर्थ सरफेस पे इसको गिरने नहीं देता। जब टहनी को आप तोड़िएगा, फोर्स लगाइए, तो ही क्या होता है सेब, या आम ही लीजिए, उसी समय गिरता है। तो ये गुरुत्वीय बल क्या होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम बल लगा के आप किसी चीज को ऊपर रख सकते, क्योंकि जी तो नीचे की अर्थ जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फोर्स नीचे की तरह लगाती है, लेकिन इतना भी फोर्स नहीं लगा पाती है कि कोई चीज को खींच ले अपने तरफ, जब तक कि वो मुक्त ना हो जाए। अगर कोई भी सपोर्ट दे रहा है, आप इसी अगर अगर कंपेरिजन आप कीजिएगा स्थिर विद्युत बल का, सोचिए कि इतना ताकतवर होता है कि अगर आप कोई वायर को छू, अगर वायर में 1 लाख वायर में अगर करंट दौड़ रहा है, जा रहा है, और अचानक से आप इसको छूइएगा, क्या करेगा, आपको अपनी तरफ चिपका लेगा, ठीक है, आपको अपनी तरफ क्या कर सकता है, वो चिपका लेता है, आदमी क्या होता है, मर जाता है। तो स्थिर विद्युत बल क्या है, उससे ज़्यादा ताकतवर है। सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है, नाभिकीय बल। देखते हैं कोई भी एटम होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो नाभिकीय बल के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर की तरफ नहीं आ पाता है। इसलिए सबसे दुर्बल बल कौन सा हो जाएगा, गुरुत्वीय बल हो जाएगा। नेक्स्ट, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया क्या है। तो गति का तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। क्यों लिखे माइनस, क्योंकि F1 F2 बराबर तो होगा, लेकिन माइनस इसलिए कि विपरीत होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, अलग अलग वस्तु पे लगेगा, एक वस्तु पे नहीं लगेगा। जैसे सोचिए कि हम लोग जब चलते हैं, हम लोग का पैर जब यहाँ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, धरती की तरफ बल लगाते हैं। और धरती धरती के जब बल लगाते हैं, धरती हमारे तरफ बल लगाता है, और हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो पहले हम क्या किए, धरती की तरफ बल लगाए, और उसके बाद धरती हमारे तरफ बल लगाए। तो ये क्या हो गया, पहले जो हम बल लगाए तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। और धरती उसके बाद हमारे ऊपर बल लगाए तो ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया हो गया। तो ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन, आप नीचे लगा रहे हैं, वो आपके तरफ लगा रहा है, इसलिए माइनस हो गया। और और क्या है, अलग अलग वस्तु पे, एक वस्तु क्या है, धरती है, और दूसरा वस्तु आपका पैर है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, चल पाते हैं। इसलिए गति का तीसरा नियम क्या करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है। और दो असमान वस्तु पे ये बल लगता है। देखते हैं, समान दिशा में, समान दिशा तो नहीं होता है, दिशाओं दिशाओं में एक ही वस्तु पे कार्य करता नहीं, अलग अलग वस्तु पे कार्य करता है। समान दिशा में एक ही वस्तु नहीं, एक वस्तु तो बिल्कुल नहीं, अलग अलग वस्तु पे कार्य करते हैं। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तु पे कार्य करते हैं। हम लोग देख चुके हैं, हम लोग जो चलते हैं, धरती और हमारा पैर के बीच
क्रिया एवं प्रतिक्रिया होती है, दोनों अलग अलग वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है? देख सकते हैं हम लोग, एक ग्राफ हम लोग लेते हैं, ये है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। क्या है? वेलोसिटी और टाइम का। अगर हम ये यहाँ से ग्राफ इसको यहाँ कर दें तो यहाँ स्लोप क्या हो जा रहा है? 0। यहाँ सोचिए कि हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ भी बराबर हम लोग 10 मान लेते हैं, और ये टाइम क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 5 ले लेते हैं, फिर इतना दूर पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, ये दो समय ले लिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। देखिए 5 सेकेंड पे भी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड ही है, और 10 सेकेंड पे भी क्या है? 10 सेकेंड पे भी क्या है? 10 मीटर पर प्रति सेकेंड ही है। तो हमेशा क्या हो जा रहा है यहाँ पे, अगर एक्स एक्सिस के एलोंग चला जाए तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि त्वरण 0 है, वेलोसिटी हमेशा समान होता है। ठीक है, हमेशा समान होता है। तो ये केस तो नहीं होता है। अगर हम वेलोसिटी या टाइम का ग्राफ है, अगर हम ये स्लोप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? स्लोप ले लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप ही क्या है? त्वरण है। ठीक है, स्लोप ही त्वरण है। अगर हम ये ग्राफ अगर लेके चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे ये एरिया हो जा रहा है। ठीक है, फिर अगर टाइम हम लोग बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, फिर ये वाला एरिया हो जाएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये वाला एरिया हो जाएगा। तो अलग अलग एरिया आप देख रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि हमेशा इसका वेलोसिटी बटे टाइम जो है, वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी बटा बराबर एरिया कवर करता जाएगा, बराबर एरिया कवर करता है। यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा? हमेशा आपको समान रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केपलर कह रहा है केपलर के ग्रह गति के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण करने पर ग्रह के समय t तथा उसकी त्रिज्या r में संबंध बताए। तो ये तो सिंपल सा ये बात है कि t स्क्वायर बराबर होता है r टू दी पावर q। क्या होता है? t स्क्वायर होता है r टू दी पावर q का। ये ऑप्शन आपको टी स्क्वायर आर टू दी पावर क्यू होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि केपलर का जो ग्रह गति है, इसका 3 नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, 3 नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, एक चीज हम देख लीजिए कि हम लोग एक ये देखिए क्या है, ये विड्थ। क्या है? विड्थ है, विड्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा? हर जगह इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? समान होगा। यहाँ से रेडियस कहते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरह का बना दिए, ये क्या है? ये है दीर्घवृत्ताकार। क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार। इसमें जो होता है, ये अगर डाल दिए हम लोग, ठीक है, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया? मेजर एक्सिस। ये क्या है? मेजर एक्सिस। ये है माइनर एक्सिस। ये क्या है? आपको दीर्घवृत्ताकार है। तो यहाँ पे इसका 2 फोकस होता है, एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। 2 फोकस होता है, एक यहाँ एक यहाँ। ये याद समझ में आ गया आपको कि एक दीर्घवृत्ताकार होता है, एक वृत्त नहीं, वृत्त को जो हम लोग अंडाकार टाइप का बना देते हैं तो दीर्घवृत्ताकार। इसमें 2 एक्सिस है, बड़ा वाला एक्सिस को मेजर एक्सिस, छोटा वाला एक्सिस को माइनर एक्सिस। और इसमें क्या होता है? 2 फोकस होता है। एक यहाँ पे मान लीजिए कि फोकस F1 और यहाँ फोकस F2, ये 2 फोकस होता है। तो ग्रह केपलर के ग्रह का गति का पहला नियम बताता है। फर्स्ट नियम क्या बताता है? पहला नियम ये बताता है, फर्स्ट नियम बताता है, पहला नियम के विषय में चर्चा करते हैं कि ये जो दीर्घवृत्ताकार होता है, क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। इसमें जो 2 एक्स आप देखें, क्या है? 2 फोकस है। तो सन जो है एक किसी एक फोकस पे रहेगी। क्या रहेगी? सन किसी एक फोकस पे रहेगी, और सन यहाँ एक फोकस पे रहेगी। और ग्रह जो है, ग्रह जैसे यहाँ ग्रह क्या है? पृथ्वी ही ग्रह है। ये क्या करेगी? ये दीर्घवृत्ताकार पे चक्कर लगाएगी। क्या करेगी? दीर्घवृत्ताकार पे चक्कर लगाएगी। तो पहला यही हो गया आपका, पहला ग्रह का गति का, केपलर के ग्रह के गति का क्या नाम हो गया कि कोई भी उपग्रह जो है, कोई भी ग्रह है वो
दीर्घवृत्ताकार पे सन का चक्कर लगाती है और सन जो है किसी एक फोकस पे स्थित रहता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि ये आपको हो गया, दीर्घवृत्ताकार हो गया, सन यहाँ पे है आपको, ठीक है, सन यहाँ पे है और यहाँ पे आपका ग्रह, ये क्या है आपका कोई ग्रह, जैसे पृथ्वी ही है। तो ये जो एरिया T1 टाइम में कोई एरिया कवर करेगी, जैसे यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे थी, अचानक से ये क्या होगी, T समय में ये यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पहुँच गए तो इसका कुछ एरिया होगा, ठीक है। और उसी तरह से सोचिए कि अगर मान लीजिए कि उतना ही समय में धरती यहाँ पर थी और अचानक से धरती यहाँ पे आ गई, ठीक है, अगर ये T है तो यहाँ पर भी अगर T कर दे तो ये जो एरिया, अगर ये एरिया आपका A1 था और इस एरिया को अगर हम A2 कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर T1 इक्वल टू T2 हो जाए तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2। मतलब बराबर समय में क्या होगा, बराबर समय में बराबर एरिया को क्या करती है, कवर करती है, बराबर समय में बराबर एरिया को कवर करती है। पहला नियम क्या था कि ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमा करता है दीर्घवृत्ताकार पथ पे और सूर्य जो है एक फोकस पे स्थित होता है। दूसरा क्या बताया कि जब ग्रह जो है वो दीर्घवृत्ताकार पे चक्कर लगाती है तो सेम समय में सेम एरिया को कवर करती है, सेम समय में सेम एरिया को कवर करती है। और तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये बताता है कि ये जो आपका ये देखे थे कि ये देख लीजिए, ये है और इसमें ये माइनर एक्सिस, ये आपका मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये जो मेजर एक्सिस जो है इसका आधा भाग को हम लोग आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं। और ये आपको जो अर्थ है या कोई भी ग्रह है, ये जब यहाँ चक्कर लगाती है, सन का चक्कर लगाती है, ठीक है, तो पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, पूरा चक्कर लगाने में इसको जितना समय लगता है वो समय का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मेजर एक्सिस, हाफ मेजर एक्सिस, क्या होता है, हाफ मेजर एक्सिस क्या होता है, हाफ मेजर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाफ मेजर एक्सिस के क्यू के बराबर, हाफ मेजर एक्सिस के क्यू के बराबर। तो आप समझ गए केपलर्स गति का 3 नियम। पहला नियम क्या था आपको कि कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पे और सूर्य क्या होता है, एक फोकस पे होता है। दूसरा, जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पे तो समान समय में समान एरिया को कवर करती है। और तीसरा क्या बताए हम कि कोई भी ग्रह एक चक्कर पूरा करने में, सन का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाता है उसका स्क्वायर समानुपाती होता है मेजर एक्सिस का जो आधा होता है उसके क्यू के बराबर, मेजर एक्सिस के आधा के क्यू के बराबर, ठीक है, समझ गए। और इस तरह से इस सारा आपका समाप्त हुआ। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऐसे आप इसको अगर एक दो बार अगर देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।